आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी रेजिस्टेंस से पास करते हैं या किसी इंडक्टर से पास करते हैं या किसी कैपेसिटर से पास करते हैं तो उसमें करंट का बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले एक प्योर रजिस्टर के अंदर देखेंगे कि एसी ईएमएफ किस तरह से करंट को प्रोड्यूस करता है। तो एसी सर्किट containing resistance only। तो देखिए ये कोई रेजिस्टेंस है और इसमें आपने एसी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये एसी ऑसिलेटर मतलब ये एसी ईएमएफ का सोर्स है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस है तो हमें इसकी करंट को कैलकुलेट करना है कि इसकी करंट कितनी होगी, इस सर्किट में कितनी करंट होगी इस ईएमएफ की वजह से, वो हमें कैलकुलेट करना है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने वी आर सपोज करें। सपोज करिए कि किसी मोमेंट पे ये वाला जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे। तो रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। और देखिए एक क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। तो बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इस पे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। तो देखिए ये पॉजिटिव पहले आया, हमने ईएमएफ को पॉजिटिव ले लिया, फिर इधर से नेगेटिव पहले आया तो ये वोल्टेज नेगेटिव होगा। ई माइनस वी आर इज इक्वल टू 0। तो जो टर्मिनल पहले आएगा उसको वैसे ही ले लेंगे। अगर पॉजिटिव पहले आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव पहले आता है तो नेगेटिव। तो यहाँ से हमने ई को पॉजिटिव ले लिया और ये वी आर नेगेटिव हो गया। तो ई इज इक्वल टू वी आर, ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगी। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है आई इंटू आर। हम करंट को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो देखिए अगर हम इस ईएमएफ को इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमको ये करंट मिलती है। इसकी फेज को चेक करिए, इसका जो एंगल है ओमेगा टी और इसका भी जो एंगल है ओमेगा टी। इसका ये मतलब है कि करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहेंगे। रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट आएगा और जो ईएमएफ है वो दोनों सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज का मतलब अभी हम एक डायग्राम से समझेंगे कि सेम फेज का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। देखिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कब होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्योंकि जो करंट है वो साइन का फंक्शन है, तो जैसे जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो साइन की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी यानी कि 1 होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा और साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 में आई को तो आई नॉट रख दीजिए, ये ई नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई आर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 बदल के क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू, ये जो ई नॉट बाई आर है इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं। तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप किसी रजिस्टर को किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करते हो तो उस रजिस्टर के अंदर जो करंट आएगी, जो एसी करंट होगी, उसकी फेज सेम रहेगी। मतलब जैसे अगर इसका फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज भी ओमेगा टी रहेगा। करंट की पीक वैल्यू में और ये ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ये करंट और ईएमएफ को रिलेट करता है। ठीक है, अब हम इस चीज को समझेंगे कि ये सेम फेज में होने का क्या मतलब होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
तो अगर किसी रजिस्टर में हम किसी ईएमएफ को कनेक्ट करते हैं तो हमें करंट मिलता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इन दोनों का फेज ये जैसे ओमेगा टी है ये सेम है। तो इसमें एक तो वेव डायग्राम से हम इसको समझेंगे कि फेज का क्या मतलब होता है, और दूसरा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। देखिए ये ईएमएफ का ग्राफ है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये टाइम एक्सेस हो गया और ये ईएमएफ, ये पीक वोल्टेज हो गई, दिस इज पीक वोल्टेज ई नॉट। यहाँ पे जो टाइम है वो कैपिटल टी के बराबर होगा, तो ये वाला जो टाइम है वो आधे टाइम पीरियड के बराबर होगा। यहाँ पे फेज 0 है, फिर यहाँ पे जो फेज का चेंज आ जाएगा वो 2 पाई, और यहाँ पे जो फेज का चेंज आएगा वो पाई हो जाएगा। ये ईएमएफ है, तो इसके हर एक पॉइंट पे फेज बदलती रहती है। जैसे अगर यहाँ पे फेज 0 है तो यहाँ पे फेज 2 पाई रहेगा, मतलब एक ऑसिलेशन में पूरा एक आर्मेचर कॉइल का पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए फेज 360 डिग्री से चेंज हो जाएगी। अब जो करंट है वो भी इसी फेज में रहेगी, मतलब जिस तरह से ईएमएफ का एंगल चेंज होगा उसी तरह से करंट का भी एंगल चेंज होगा। तो ये करंट इसके साथ साथ चलेगी, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है तो करंट भी इसके साथ साथ चलेगी। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ये देखिए यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। ये ऊपर वाला जो बोल्ड ग्राफ है ये तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो गया, और जो डॉटेड ग्राफ है ये डॉटेड ग्राफ ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। आई नॉट और ई नॉट में क्या रिलेशनशिप होगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को इफेक्ट करेगी। अगर रेजिस्टेंस 1 के इक्वल है, 1 ओम है, तो करंट और ईएमएफ की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। और अगर रेजिस्टेंस 1 से ज्यादा है, रेजिस्टेंस अगर 1 से ज्यादा है तो करंट की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू से कम रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो करंट की वैल्यू है जो डॉटेड है ये ईएमएफ की वैल्यू से कम है। तो रेजिस्टेंस अगर 1 से ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू से कम रहेगी। तो ये डॉटेड वाला ग्राफ हम इसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों का जो डायग्राम है वो एक जैसा रहेगा, मतलब दोनों में वेरिएशन एक जैसा रहेगा। फेजर डायग्राम देखिए, ये सपोज करिए कि ईएमएफ का ग्राफ है, तो ये ई नॉट को बताता है, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ को बताता है, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ई, ये इसका एंगल हो गया ओमेगा टी। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ई अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ये जो ट्राइंगल है ये आपकी इसी इक्वेशन को बताता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो करंट है उसका फेज सेम है, मतलब उसमें भी सेम एंगल बनेगा। तो जैसे ओ से लेके ए तक ये ईएमएफ की पीक वैल्यू है, ये सपोज करिए ए डैश है, तो ये तो ईएमएफ को बताएगा ई नॉट, और ये करंट हो गई आई नॉट, और ये इसकी इंस्टेंटेनियस करंट हो गई, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और ये इंस्टेंटेनियस करंट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो ये बड़े वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये छोटे वाला ट्राइंगल हो गया। तो जो छोटे वाला ट्राइंगल है वो तो करंट के लिए मैंने बनाया है, और जो बड़ा वाला है वो ईएमएफ के लिए। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में ये एंगल सेम रहेगा ओमेगा टी। जब आप ईएमएफ के साथ बनाओगे तो ई अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और जब करंट के साथ बनाओगे तो आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो फेजर डायग्राम आपको ये वेक्टर की तरह दिखेगा, उसमें ये वाला जो एंगल है ये फेज को बताता है, और यहाँ पे जो फेज है हर एक पॉइंट पे फेज अलग अलग रहेगी। जैसे यहाँ पे फेज 0, यहाँ पे फेज पाई, और यहाँ पे फेज 2 पाई रहेगी। तो जैसे जैसे ईएमएफ की फेज चेंज होगी वैसे वैसे करंट की भी फेज चेंज होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने रेजिस्टेंस में देखा कि रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहते हैं।
नेक्स्ट है AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। AC सर्किट containing inductance only. इंडक्टेंस का मतलब है ये एक सोलेनॉइड या इंडक्टर, इसमें जो L होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब इसको हम AC से कनेक्ट कर देते हैं, ये किसी AC ऑसिलेटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसमें किस तरह से करंट डेवलप होगी, ये AC ऑसिलेटर हो गया और इसका EMF हो गया E0 sin ओमेगा t। सपोज करिए कि किसी मोमेंट पे ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो इंडक्टर में अगर आप EMF को इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज करेगी। तो इंडक्टर की नेचर होती है कि उसमें अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो इसमें बैक EMF आता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ तो ये लोअर पोटेंशियल आएगा नेगेटिव, और ये हायर पोटेंशियल आएगा। इसको समझिए, अगर EMF राइज होगा तो इसके अंदर करंट राइज होगी, इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा और EMF इंड्यूस होगा। तो EMF सेम डायरेक्शन में इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो करंट के राइज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये अप्लाइड EMF है और ये इंड्यूस्ड EMF है, तो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये इस तरफ है, ये इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF है उसको हमने VL से डिनोट कर दिया, ये VL हो। अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए बाय KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे जो EMF है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले, फिर आप ऐसे चलेंगे, ये पॉजिटिव पहले आ गया, तो इसके अक्रॉस जो EMF है वो VL होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो E प्लस VL इज इक्वल टू 0। तो E की वैल्यू हो जाएगी माइनस VL के। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF है वो कितना होगा, VL या EMF ये होता है माइनस L di/dt। करंट चेंज होने की वजह से इंडक्टर के अंदर जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला माइनस L di/dt, माइनस साइन लेंजेस लॉ को बताता है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था। तो VL E की वैल्यू डाल देंगे, तो E की वैल्यू तो E0 sin ओमेगा t हो गया, E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, और VL की वैल्यू हो गई माइनस L di/dt। और हम यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें कितना करंट आएगा, करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये DI हो जाएगा, DI इज इक्वल टू माइनस E0 बाई L साइन ओमेगा t dt। ये DI की वैल्यू होगी। अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये E0 बाई L तो कांस्टेंट हो गया, और ये साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन। तो DI का इंटीग्रेशन तो I हो जाएगा, जैसे DX का इंटीग्रेशन X होता है वैसे DI का इंटीग्रेशन I। ये बेटा वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो और ऑडियो में किसी को? नो सर। राहुल बेटा नो सर। राहुल राहुल को प्रॉब्लम हो रही है। राहुल बेटा तुम्हें कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है? तो ये DI का इंटीग्रेशन I हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस E0 बाई L, और ये साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा। देखो जो मैथ्स कर रहे हैं, जिनको इंटीग्रेशन आता है उनके लिए तो ये बड़ी आसान सी चीज है। जो मैथ्स नहीं कर रहे हैं वो सुन लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा t, और t की प्लेस पे अगर कोई लीनियर टर्म आता है, मान लो 2t 3t, तो जो t का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं,
तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया, और फिर ओमेगा टी में टी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये ई नॉट बाई एल ओमेगा ये VL में एक और माइनस आएगा, है ना, एक माइनस तो पहले से ही है, और VL में एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, तो ये करंट आ गई। अब हमें इन दोनों की फेज को चेक करना है कि इन दोनों में फेज में क्या रिलेशनशिप है। तो इसका तो साइन ओमेगा टी है और इसका कॉस है, तो सेम जो फंक्शन होगा, जैसे साइन है तो इसको भी साइन में बनाएंगे, तो कॉस थीटा, आपने ये 10th में पढ़ा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो जो कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये फिर हो जाएगा माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देखिए दोनों में फर्क है, जब हम इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम फेज में होती है, उसका फेज ओमेगा टी था, और रेजिस्टेंस में जो करंट होगी उसका फेज भी ओमेगा टी का होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए फेज में पाई बाई 2 का डिफरेंस है, तो इसकी फेज ओमेगा टी है और करंट की फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ये जो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कि करंट 90 डिग्री के एंगल से पीछे रहेगी। 90 डिग्री एंगल कितने टाइम के बराबर होता है? देखिए अगर फेज डिफरेंस होता है 360 डिग्री तो टाइम का डिफरेंस होता है एक टाइम पीरियड के बराबर, और अगर पाई बाई 2 का है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो टाइम हो जाएगा टी बाई 4, यानी कि करंट फेज में पाई बाई 2 पीछे रहेगी तो टाइम में टी बाई 4, यानी कि 1/4 ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल का 1/4 पार्ट से पीछे रहेगी करंट। तो करंट इसमें ईएमएफ के साथ साथ नहीं चलती, करंट थोड़ा पीछे रह जाती है। तो इंडक्टर के अंदर जो करंट होती है उसको डिलेड करंट बोलते हैं, और वो जो करंट पीछे रह जाती है या डिले हो जाती है उस करंट का रीजन होता है सेल्फ इंडक्शन। तो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग जो सेल्फ इंडक्शन है वो करंट के राइज को अपोज करता है, इस वजह से करंट पीछे रह जाती है। या तो फेज में कहोगे तो 90 डिग्री पीछे रहेगी, और टाइम में कहोगे तो टी बाई 4 पीछे रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो करंट है आई वो ईएमएफ से पीछे रह जाती है, आई लैग्स ईएमएफ, या आप कहिए कि जो ईएमएफ है वो करंट से आगे होता है, ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाई 2। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होगा, इसका एंगल ओमेगा टी, तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे रहेगा, यानी कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के इक्वल रहेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि फेज में पीछे रहने का क्या मतलब होता है, करंट पीछे रह जाती है वो डायग्राम में कैसे दिखता है और उसका मतलब क्या होगा। अगर आप किसी इंडक्टर में एक सोर्स से कनेक्ट करते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसमें जो करंट डेवलप होती है वो फेज में 90 डिग्री पीछे रह जाती है, यानी कि उसके एंगल में 90 डिग्री कम रहेगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इधर इस डिफरेंस को हम समझते हैं वेव डायग्राम से।
और इधर इस डिफरेंस को हम समझेंगे फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। तो वेव डायग्राम क्या है वो देखिए जरा। ये ईएमएफ है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट इससे पीछे रहेगी, मतलब अगर ये 0 पे है तो करंट इससे पीछे रहेगी, यानी कि -π/2। तो ये 0 पे यहाँ पे आएगी, मतलब करंट इस तरह से चलेगी। तो कितनी देर बाद ये करंट 0 हो रही है? ये तो t इज इक्वल टू 0 पे 0 है, और ये t/4 यानी कि π/2 एंगल के बाद 0 पे आएगा, और फिर ये इसको फॉलो करेंगे। तो करंट देखिए उसको फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे होगा 0। ये इसका मतलब है। तो इसकी इक्वेशन देखिए, इसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो देखिए यहाँ पे इसका जो फेज है, ईएमएफ का जो फेज है वो π/2, और करंट का जो फेज है वो 0 है, तो π/2 से पीछे रहेगी। तो आप देखिए कि जब ये ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट 0 है, जब ईएमएफ 0 होगा तो करंट मैक्सिमम है। तो ये जो करंट है वो उसके साथ साथ नहीं चल रही है, करंट उससे पीछे है। करंट उससे कितना एंगल पीछे है? π/2 पीछे है, और π/2 पीछे होने का मतलब होगा कि वो टाइम में t/4 पीछे है। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू π/2 का मतलब है कि जो टाइम डिफरेंस है वो t/4 के इक्वल होगा। तो ये वाला जो टाइम है, ये पहले ही ईएमएफ 0 पे पहुंच गया है, लेकिन करंट t/4 टाइम बाद 0 पे पहुंचेगा, तो करंट उसको t/4 टाइम पीछे फॉलो करती है। ये इसमें डिलेड करंट होगी, मतलब जैसे ईएमएफ राइज करेगा, करंट उससे तुरंत ही राइज नहीं करेगी, उससे पीछे रह जाएगी। फेजर डायग्राम देखें, ये जैसे ईएमएफ हो गया, ये पीक वैल्यू हो गई, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, और ये ओमेगा टी हो गई। तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे रहेगी, ये यहाँ से 90 डिग्री आगे और यहाँ से ये 90 डिग्री पीछे, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दीजिए, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो देखिए ये 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2। कैसे आप इसको एक वैल्यू देके समझ सकते हैं? अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 30 माइनस 90 माइनस 60 आएगा, यानी कि 0 से 60 डिग्री तक। तो ये वाला जो एंगल है ये ओमेगा टी, इसमें से 90 डिग्री कम करो तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये ओमेगा टी माइनस π/2 के इक्वल हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है आई नॉट। तो देखिए E अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, एंड I अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये एंगल इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो इसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में 90 डिग्री बना दीजिए क्लॉकवाइज सेंस में। तो इन दोनों के बीच में ये फेज डिफरेंस हो गया 90 डिग्री, इसका फेज ओमेगा टी, और इसका फेज, करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी माइनस π/2 के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको पूछा जाता है फेजर डायग्राम बनाने के लिए और वेव डायग्राम बनाने के लिए। अगर हम इंडक्टर में एक ईएमएफ अप्लाई करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट है उसकी वैल्यू आती है ई नॉट बाई एल ओमेगा और साइन ओमेगा टी माइनस π/2 के इक्वल।
तो आप देखिए कि अगर हम करंट को चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम हो, आई को आई नॉट लिखना चाहते हैं, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 1 के इक्वल आना है। तो इस करंट की वैल्यू इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, जब ये मैक्सिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करते हैं तो आई की प्लेस पे आई नॉट आ जाएगा, ये ई नॉट बाई एल ओमेगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई एल ओमेगा। अब इसको जरा रेजिस्टेंस से कंपेयर करिए, अगर हम इसको रेजिस्टेंस से कंपेयर करते हैं तो रेजिस्टेंस में आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई आर के इक्वल थी। ये इस अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। देखिए अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये करंट है, ये ईएमएफ है, और ये कुछ बदल गया है, ये रेजिस्टेंस है और ये कुछ और है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन है तो रेजिस्टेंस जैसा ही। क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन होगी वो ही इसकी डायमेंशन होगी, है ना। तो जैसे रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, उसी तरह से ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सएल। तो ये एक्सएल हो गया एल ओमेगा, और ये है ऑपोजिशन टू करंट। ऑपोजिशन टू करंट बाय एन इंडक्टर। तो देखिए रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है उसको तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो एक्सएल है ये ऑपोजिशन टू करंट है, किसके लिए? इंडक्टर के लिए। लेकिन इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ऑपोजिशन टू करंट ये रेजिस्टेंस भी है और ऑपोजिशन टू करंट ये एक्सएल भी है, लेकिन इसका हमने एक दूसरा नाम दिया है और इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट भी ओम होती है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, इसकी यूनिट भी ओम है, लेकिन इसको फिर भी हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाते हो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, ये जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई, तो फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं। रेजिस्टेंस एक वायर के लिए फिक्स्ड होता है। आप अगर एसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो उससे रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो उससे इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ कैसे होगा? ये एक्सएल और ये ओमेगा। तो जैसे जैसे हम ओमेगा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सएल राइज करेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो जो एक्सएल है वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा आ जाता है। इसको फिजिकली भी समझिए कि इसका क्या मतलब है। आप ओमेगा का मतलब है कि वो जो एसी ऑसिलेटर की आर्मेचर कॉइल थी उसकी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, रोटेशन की स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो जितनी तेजी से हम आर्मेचर कॉइल को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, उतनी तेजी से उसमें फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उतनी तेजी से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से एक्सएल इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जितनी तेजी से हम आर्मेचर कॉइल को बढ़ाएंगे उतनी तेजी से उसमें ईएमएफ आएगा, उतनी तेजी से करंट चेंज होगी, और उतनी तेजी से उसको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करेगा। तो इस वजह से ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये इसको अपोज करता है। ठीक है, तो ये एक नई चीज आप इसमें पढ़ रहे हो, एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। तो अगर किसी इंडक्टर को हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो करंट है उसको अपोज करने वाला जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसकी यूनिट बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ओम होती है। फर्क दोनों में इतना ही है कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता और एक्सएल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मतलब समथिंग विच रिएक्ट्स। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में रिएक्ट करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा एक्सएल की वैल्यू होगी, because it reacts with frequency. It reacts with frequency of AC oscillator. ठीक है, तो जो AC ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्योर इंडक्टर और इंडक्टर में क्या फर्क होता है? प्योर इंडक्टर और इंडक्टर, तो जो प्योर इंडक्टर का नेट ऑपोजिशन टू करंट है, नेट ऑपोजिशन टू करंट, वो होता है एक्सएल के बराबर, यानी कि एल ओमेगा, और इसमें रेजिस्टेंस 0 होता है। आप देखिए कि इसका ये जो इंडक्टर है, इसमें इसके शेप के साथ साथ इसके वायर में एक मटेरियल भी यूज हुआ है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन जो प्योर इंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट 0 होता है और सिर्फ उसमें इंडक्टेंस होता है, और उसका जो ऑपोजिशन टू करंट है वो एक्सएल के बराबर, यानी कि एल ओमेगा के इक्वल होता है। इंडक्टर में क्या होता है कि जो प्योर इंडक्टर नहीं होता है उसमें रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, और इसमें जो नेट ऑपोजिशन टू करंट है, नेट ऑपोजिशन टू करंट, नेट ऑपोजिशन टू करंट, उसको हम Z से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इंडक्टर क्या होता है, वो एक प्योर इंडक्टर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, और क्योंकि उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो एक्सएल और आर का जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से ही आता है। देखिए, ये सपोज करिए कि ये करंट की डायरेक्शन है, तो वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस में सेम फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस में सेम फेज में होंगे। लेकिन इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो आगे होता है, इंडक्टर में ये वोल्टेज आगे रहेगा, ये VL होगा। VL और VR का जो रिजल्टेंट है वो नेट वोल्टेज होगा, तो ये नेट वोल्टेज आएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज नेट वोल्टेज V। तो ये V हो गया, ये VL हो गया, और ये VR हो गया। तो इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा आपस में, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो जो नेट वोल्टेज होता है वो तो I इंटू Z के बराबर होगा, है ना। Z मतलब नेट ऑपोजिशन टू करंट, और ये जो Z है इसका नाम होता है इम्पीडेंस। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, रिजल्टेंट। और रेजिस्टेंस में I इंटू आर हो जाएगा, और VL हो जाएगा I इंटू एक्सएल। तो I तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और ये Z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। Z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो देखिए, अगर प्योर इंडक्टर है तो नेट ऑपोजिशन टू करंट एक्सएल के इक्वल होगा, और अगर इंडक्टर में रेजिस्टेंस भी होगा तो उसमें फिर जो नेट ऑपोजिशन टू करंट है वो Z आएगा, और वो अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो इंडक्टर है उसमें एक तो इसकी शेप, जो इसकी शेप है उसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एक्सएल होगा, और जो इसका मटेरियल है उसकी वजह से रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें दोनों चीजें होंगी, है ना। इसके अंदर एक्सएल भी होगा और इसके अंदर आर भी होगा, तो उन दोनों की वजह से इसका जो नेट इंपिडेंस है Z वो अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बेटा AC सर्किट containing capacitance only। अगर कोई AC सर्किट है और उसके अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस है तो उसमें करंट का बिहेवियर किस तरह से होगा। ये सपोज करिए कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C के इक्वल,
हमने इसको एक एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सपोज करिए कि ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल। तो जो हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा वो हायर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने VC लिख दिया। अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दीजिए, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका ईएमएफ ये पॉजिटिव पहले है तो पॉजिटिव लेंगे, और इसका ईएमएफ ये नेगेटिव पहले है तो माइनस VC इज इक्वल टू 0। तो E इज इक्वल टू VC हो गया। कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू C इंटू V के बराबर होता है, तो V Q बाई C के इक्वल होगा। तो VC को हम लिख सकते हैं Q बाई C, और Q की वैल्यू हो जाएगी C इंटू E। E किसके इक्वल है? E नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। तो ये सोर्स हो गया और ये चार्ज हो गया, लेकिन हम करंट में इंटरेस्टेड है, हम करंट निकालना चाहते हैं। तो चार्ज से करंट का क्या रिलेशनशिप होता है? तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू डी क्यू डी टी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो डी डी टी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए C इंटू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो C इंटू ई नॉट ये तो कांस्टेंट होगी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा। तो ये हो जाएगा C ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा। इसको हम ये जो C ओमेगा है 1/C ओमेगा लिख सकते हैं, है ना। ये भी ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर से अगर हटाएंगे तो इसको नीचे 1/C ओमेगा लिख सकते हैं, और कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी प्लस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो आप देखिए कि ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया, और इसमें फेज देखो, इसमें फेज है ओमेगा टी और इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो 90 डिग्री आगे है। इसका ये मतलब हो गया देयरफॉर करंट लीड्स ईएमएफ, करंट लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो इंडक्टर में करंट पीछे होती है ईएमएफ से, कैपेसिटर में करंट ईएमएफ से आगे होती है 90 डिग्री, और रेजिस्टेंस में करंट ईएमएफ के साथ में होती है। ठीक है, तो इसमें करंट आगे चलेगी, ईएमएफ 90 डिग्री पीछे रह जाएगा। इसका अब देखिए कि फेजर डायग्राम देखते हैं और वेव डायग्राम देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर हम ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सोर्स से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें इतनी करंट डेवलप होती है। ये देखिए ये ईएमएफ का ग्राफ हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट इससे आगे रहेगी, मतलब करंट में जीरो पहले ही आ चुका होगा। जब ये जीरो पे होगा तो करंट इससे 90 डिग्री आगे रहेगी, 1/4 क्वार्टर। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा करंट। तो ये करंट का ग्राफ हो गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और ये जो आई नॉट है इसकी जगह आएगा ई नॉट बाय 1/C ओमेगा। तो देखिए इसमें करंट आगे है और ईएमएफ पीछे है। ये ईएमएफ का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ। फेजर डायग्राम देखिए,
जैसे ये सपोज करिए ओमेगा टी फेज है, ये ई नॉट हो गया और ये ई हो गया, तो ये करंट इससे 90 डिग्री आगे रहेगी, ये करंट 90 डिग्री आगे, और ये जो टोटल एंगल है ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम करंट हो गई और ये इसकी इंस्टेंटेनियस करंट हो गई। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ये इसका फेज हो गया ओमेगा टी और करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस टर्म को समझते हैं कि ये वाला टर्म क्या होगा। तो जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे ई नॉट अपॉन 1 बाई सी ओमेगा, इसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं, यानी कि एक्स सी की वैल्यू हो गई 1 अपॉन सी ओमेगा। ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंस जैसा ही है, जैसे एक्सएल था वैसे ये एक्स सी है, इसकी यूनिट ओम होती है और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे बोलते थे वैसे इसको कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसलिए क्योंकि ये बिकॉज दिस रिएक्ट्स विद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्ट करता है, या कहिए कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, एक्ससी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्ससी की वैल्यू घटेगी। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा, ये एक्ससी हो गया, तो जैसे जैसे हम ओमेगा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घटेगा। तो जो एक्ससी है, एक्ससी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा। तो तीनों में फर्क देखिए, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्ससी की वैल्यू घटेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो फेज है, इसके डिफरेंस को याद रखने के लिए आप एक कोड को याद रख सकते हैं, एली द आइसमैन। एली द आइसमैन, तो ये जो बीच में एल लिखा हुआ है इसका मतलब इंडक्टर, ई मतलब ईएमएफ, तो ईएमएफ आगे यानी कि लीड करता है, और करंट पीछे यानी कि लैग करता है। तो इंडक्टर के केस में करंट आगे होता है और करंट पीछे होता है और ईएमएफ आगे होता है 90 डिग्री से। और कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर ये करंट आगे मतलब लीड करता है और ईएमएफ पीछे, तो ये लैग करता है। ठीक है, तो इस कोड से आप बिना दिमाग लगाए ये समझ सकते हैं कि भाई इंडक्टर है तो ईएमएफ आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगी, कैपेसिटर है तो करंट आगे रहेगा, ईएमएफ पीछे रहेगी, और फेज डिफरेंस 90 डिग्री। रेजिस्टेंस हमने कोड में नहीं लिखा है क्योंकि रेजिस्टेंस में ईएमएफ और करंट सेम फेज में रहते हैं। तो रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ और करंट दोनों में फेज डिफरेंस 0 होगा, यानी कि कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो ये कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट। अगर तीनों कंपोनेंट एक एसी सर्किट के अंदर हो तो उसमें करंट किस तरह से बिहेव करेगी। तो देखिए, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये रेजिस्टर हो गया, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो करंट है वो तो सेम रहेगी, इसके अक्रॉस VL
इसके अक्रॉस VC और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको VR से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो अप्लाइड EMF होता है यानी कि EMF, ये अप्लाइड EMF, दिस इज नॉट इक्वल टू BL प्लस BC प्लस BR। ये इसमें अलजेब्राइक सम के इक्वल नहीं होता क्योंकि इनमें फेज अलग अलग होती है। तो करंट और VR ये दोनों सेम फेज में होंगे। सपोज करिए कि ये VR को हमने डिनोट कर दिया, ये जो लेंथ है ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यानी कि VR को डिनोट कर, तो ये करंट की भी डायरेक्शन होगी। तो हम करें तो करंट को हमने बेस ले लिया, करंट की जो डायरेक्शन है वही रजिस्टर की डायरेक्शन होगी। अब ये जो वोल्टेज है VL ये करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा, तो VL को हमने इस लेंथ से डिनोट कर दिया। और जो VC है वो करंट से 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो ये करंट से पीछे आ गया, ये VC होगी, ये इनकी डायरेक्शन होगी। तो VL और VC इन दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये एंगल देखिए दोनों में 180 डिग्री का एंगल, तो VL एंड VC आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। VL और VR में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, VR और VC में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर VL बड़ा है तो VL माइनस VC होगा। इसका फर्स्ट केस देखें, केस फर्स्ट, VL इज ग्रेटर देन VC, VL VC से बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा VL माइनस VC। मान लो ये 30 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ऑपोजिट फेज में, तो ये 30 माइनस 10 ये 20 वोल्ट बचेगा और ये VR हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में इसका रिजल्टेंट मिलेगा, ये नेट वोल्टेज हो जाए, दिस इज नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। ये जो नेट वोल्टेज है इसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। तो ये वाली जो लेंथ है ये VL माइनस VC हो गया और ये वाली जो लेंथ है ये VR हो। इन दोनों में फेज डिफरेंस, नेट वोल्टेज और करंट, करंट और नेट वोल्टेज में फाई का फेज डिफरेंस हो गया। तो इसमें क्या क्या इक्वेशन बनती है, एक तो इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू अंडर रूट BL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल। अब जो नेट वोल्टेज है वो जैसे I इंटू R होगा वैसे I इंटू Z होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि V जैसे I इंटू R होता है वैसे टोटल सर्किट की जो वोल्टेज है R की जगह हम Z को यूज करेंगे और Z का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस या टोटल ऑपोजिशन टू करंट, और उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो Z इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो IZ हो गया, ये VL हो जाएगा I इंटू R की जगह XL यूज करेंगे, C के लिए XC यूज करेंगे और ये I इंटू R का, ये I इंटू Z इज इक्वल टू, I कॉमन ले लीजिए, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। ये I स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे, बाहर I आ जाएगा और ये बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये I इंटू Z, ये I से I कट गया और Z की वैल्यू आ जाएगी, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये Z आ गया। न्यूमेरिकल्स में आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। तो अगर VL VC से ज्यादा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि VL VC से ज्यादा है तो इसको हम बोलते हैं कि जो सर्किट है वो इंडक्टिव है। VL अगर VC से जाता है तो इसका मतलब है सर्किट इज इंडक्टिव। इंडक्टिव इसलिए क्योंकि ये वोल्टेज ज्यादा है, ये इसको डोमिनेट करेगी, इसमें वोल्टेज करंट से आगे रहता है। वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस फाई। फाई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई की वैल्यू हम tan फाई से कैलकुलेट कर सकते हैं। tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि VL माइनस VC अपॉन VR, या cos फाई से डिनोट कर सकते हैं।
cos phi हो जाएगा बेस अपॉन हाइट यानी कि वी आर अपॉन बी। तो वी आर तो हो जाएगा आई इंटू आर और बी हो जाएगा आई इंटू जेड। तो cos phi हो जाएगा आर बाई जेड। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में है अगर बीसी बीएल से ज्यादा है, ये देखो ये बीएल है, ये बीसी, ये वीआर और करंट। अगर बीसी ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा यानी कि बीसी माइनस बीएल, ये वीआर होगा। तो इसमें ये नेट वोल्टेज को डिनोट करेगा, ये वीआर और आई, तो ये 5। तो इसमें देखो करंट आगे हो जाएगी और वोल्टेज पीछे हो जाएगी। तो इसमें करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस 5। तो 5 से ये इसको लीड करेगा और इसका मतलब है कि जो सर्किट है वो कैपेसिटेटिव होगा। Z की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे। V आ जाएगा अंडर रूट BC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो I इंटू जेड इज इक्वल टू I इंटू XC I इंटू XL का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का स्क्वायर। I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और Z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप इससे tan phi की वैल्यू निकालोगे तो tan phi हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि VC माइनस VL अपॉन VR और cos phi से निकालोगे तो cos phi हो जाएगा बेस अपॉन हाइट यानी कि IR अपॉन I से। तो ये I से I कट जाएगा और ये R अपॉन Z। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बस अभी थ्योरी रिवाइज करनी है, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा क्लास के अंदर ही। तो आज आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, जो पढ़ाया गया है थ्योरी उसी के डेरिवेशंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सर।